कमांडो एक पाकिस्तानी मुजाहिद का सच्चा दास्तान किस्त नंबर 5 आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो करते हैं कहानी का रुख। मैंने बात का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया और हमसाया ममालिक में हथियारों की प्यार पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कह दी। मेजर कृष्ण ने बड़ी नहवत से गर्दन पकड़कर कहा, डॉक्टर मूर्ति, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौरी हमारी तुब की जद में है। पठानकोट से एक गोला फायर होगा और सीधा ओ फायर गेटर ओ बात करते हुए रोजी की तरफ तवज्जो हो गया। सर्विस वालों को फोन करो, हमारे टर्की स्टेक तैयार हो गए या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी वो एक बार दीवार गिर अलमारी खुली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख रही थी। एक हिक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। इसका ब्रीफकेस मेकअप करने वाला सिंगार मेज पर पड़ा था। एक खास बात की वजाहत के लिए मैंने बात का रुख पठानकोट की छावनी और मेजर कृष्ण की वहाँ ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का बानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया, वहाँ नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था। बोला, डॉक्टर मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। जनरल त्रिउली सहना मेरे डैडी है, दोस्त है, इनसे कहकर मैं ट्रांसफ़र कैंसिल करवा लूँगा। मुसीबत ये है कि जनरल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यही डलहौजी में ऐश करूँगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतजामिया को फोन कर रही थी। तुम्हारे ट्रांसफर का कागजात तो पठानकोट छावनी पहुंच चुके हो गया और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा। वो हंसा और बाजू सूबे पर पिलाकर बोला, टुहेल वर्दवेम कागज पहुंच गए तो क्या हुआ? जनरल तिवाड़ी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे। जालिंदर कैंट। इसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जालिंदर छावनी से कृष्ण नाम का एक मेजर ट्रांसफर होकर वहाँ आ रहा है, मगर अभी वो 2 माह की छुट्टी पर है। मैं मेजर की सुरूर में होने का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा, अरमिंदर मेरा कज़न है, बिल्कुल नालायक लड़का होता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो इसके बड़े टाट है, मगर मुझे देखकर बीगी बिल्ली बन जाता है। इसने फिर कहकहा लगाया। रोजी पूर्ण करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई। रोजी डियर, टर्की स्टेक, व्हाट अबाउट माय फेवरेट डिश, नेकेड इजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माय डियर। हिंदू मेजर ने एक नाला लगाकर का टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरा लुता मिंगशेकर की आवाज़ से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूजिक के साथ रक़्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, डियर मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई, मेरे टर्की स्टिक्स। फौरन नीचे जाओ, उन्हें कहो कि मैं इनका कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबोतरा सा बटुआ निकाला और बोला, ठहरो, ये बाथरूम से आती दफ़ा। रोजी ने बात काट कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारा फौजी मेस नहीं है, मैं ले आऊँगी। मेजर कृष्ण बटुआ खोलते खोलते रुक गया। वो हंसा और बटुआ मेज पर रखते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ठीक है। रोजी चली गई। मेजर ने अपने ग्लास में मशरूब अंडेला और उंगली खड़ी करके बोला, 1 मिनट आया, सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसका बटुआ मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाकर उसे खोला। इसमें पैकेट बिग साइज का छोटा सा एक और बटुआ था। मैंने उसे खोला तो मेजर का मिलिट्री शनाख्ती कार्ड था। एक जानिब मेजर की पासपोर्ट साइज की पुल वर्दी में तस्वीर थी, जबकि सामने प्लास्टिक की वर्क के अंदर कागज पर इसका नाम, ओहदा और यूनिट का नाम लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन की आर्टिलरी का मेजर था। यही वो शनाख्ती कार्ड था जिसका हुसूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फिरती से शनाख्ती कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और बटुआ बंद करके इसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। वो मेज से गिलास उठाकर मेरे सामने बैठ गया और इन लड़कियों की बातें करने लगा जिससे इसकी दोस्ती रह चुकी थी।
اتنے میں روزی آ گئی. میجر چپ ہو گیا. بہت ہوشیار آدمی تھا. روزی کے ہاتھ میں مشروب کا لفافہ تھا. لفافہ اس نے سنگار میز پر رکھا اور بولی, تمہاری پیوری ڈش تیار ہے ڈیئر. تھینک یو ڈیئر. میجر نے بٹوا میز سے اٹھاتے ہوئے کھولتے ہوئے کہا, لیکن ڈیئر میں تمہارا حساب چکا دینا چاہتا ہوں. آئی مین بزنس از بزنس. پھر وہ کچھ چونک سا گیا. میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں چونکا. وہ بٹوے کی ساری جیبیں ٹٹولنے لگا. اس نے بٹوے میں رکھے ہوئے نوٹ اور کیے ہوئے کاغذ اور چابیاں نکال کر میز پر رکھ دیا اور بولا, کیا میرا آئی ڈی کارڈ تمہارے پاس ہے؟ روزی لفافہ کھولتے ہوئے بولی, میرے پاس تمہارے آئی ڈی کارڈ کا کیا کام؟ کوٹ کی جوب میں دیکھو, وہی کہیں ہوگا. میجر کا سرور کسی حد تک اتر گیا تھا. میں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, آپ نے اسے کہاں رکھا تھا؟ اسی بٹوے میں ہوتا تھا. ہو سکتے وہ دوسری پتلون کی جیب میں ہو. پھر اس نے اپنے سارے کپڑوں کی جیبیں دیکھ ڈالی, مگر کارڈ نہ ملا. مل بھی کیسے سکتا, وہ تو اس وقت میری جیب میں پڑا تھا. کہیں گر نہ گیا ہو؟ میں نے ہمدردی سے کہا. او یس. میجر کچھ سوچ کر بولا, ڈیئر ہم نے سنو فائن پر دوڑ لگائی تھی. میرا خیال ہے وہی کہیں گر گیا ہوگا. مجھے یاد آیا میرا بٹوا وہاں جیب میں سے اچھل کر گرا تھا. اوف مائی گاڈ, مجھے ابھی وہاں جا کر اسے تلاش کرنا ہوگا. روزے نے جھنجلا کر کہا, اندھیرا ہو گیا, اتنی سردی میں کہاں جاؤں گے؟ نیا بنوا لینا. میجر نے تلخ لہجے میں کہا, تم سمجھتی ہو کہ نیا کارڈ بنوانا تو کوئی آسان کام ہے؟ مجھے اس کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر اطلاع دینی ہوگی. مجھے جرمانہ ہوگا, ایکسپلینیشن فائل کرنی ہوگی. میں ابھی جاتا ہوں. روزی اور میں اسے روکتے ہی رہے, مگر میجر لمبا کوٹ پہن کر ٹارچ سنبھالتا ہوا چلا گیا. جتنی دیر باہر رہا, اس کی نقلی بیوی روزی مجھ سے میجر کی ضدی طبیعت کے خلاف باتیں کر رہی تھی. اسی اثنا میں اس کی سٹکس بھی آ گئے, ساتھ ہی کانا بھی لگا دیا گیا. نصف گھنٹے بعد میجر کرشن واپس آئے اور سخت با امید تھا. کہنے لگا, مائی فٹ نہیں ملا, صبح دیکھیں گے. نو پرابلم, گم ہو گیا ہے. تمہیں کیا کروں؟ صبح اگر نہ ملا تو ہیڈ کوارٹر ٹیلی گرام کروا دوں گا. یہ تو بہت بری بات ہو گئی, میں نے کہا. میجر نے مسکراتے ہوئے کوٹ اتار کر کہا, فارگیٹ اٹ ڈاکٹر. کوئی میرا آئی ڈی کارڈ لے کر کیا کرے گا؟ اس پر میری تصویر لگی ہے. یونٹ کو انفارم کر دوں گا, یہی دوسرا کارڈ بن کر آ جائے گا. اب کھانا شروع کرو, ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے فیوریٹ سٹک. روزی بولی, ونڈرفل روزی ڈیئر. سردی میں ٹٹر رہو, ایک گلاس گرم گرم پلیز. تم باز نہیں آؤں گے ناٹی بوائے. روزی اٹھ کر سنگار میز کی طرف بڑھ گئی. رات 12 بجے جب میں میجر کرشن کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میری جیب میں وہ قیمتی کنجی موجود تھی جس نے میرے لیے پٹھان کوٹ چھاؤنی کے سیکرٹ مورچو کا دروازہ کھولنا تھا. اپنے کمرے میں آ کر میں نے بتی روشن کی, دروازے کو تالا لگایا اور میجر کا شناختی کارڈ نکال کر غور سے دیکھنے لگا. مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہ یہاں نہیں تھی. پاسپورٹ کی طرح شناختی کارڈ کی تصویر پر تصدیق کرنے والے فوجی افسر کے دستخط نہیں تھے, بلکہ یہ دستخط تصویر کے نیچے یونٹ کے مہر کے اوپر کیے گئے تھے. یہ دوسری پتہ تھی. شناختی کارڈ پر میجر کے نام اور رینک کے ساتھ بائیں رخسار پر کان کے قریب ایک نسواری تل کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا, مگر مجھے اس سلسلے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب فوجی افسر فل وردی میں ہو تو اس کے رخسار کا تل کوئی نہیں دیکھتا. میں نے شناختی کارڈ پلنگ کے گدے کے نیچے چھپا دیا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا. صبح میرے مشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا تھا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ذہن میں عجیب خطبدی سی ہونے لگی تھی. کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی دروازہ درد سے کھلے گا اور میجر پستول تان کر اندر داخل ہوگا اور مجھے گرج کر کہے گا, خبردار ابھی جگہ سے مت ہلنا. تم پاکستانی جاسوس ہو اور میرا آئی ڈی کارڈ چرا کر لائے ہو. رات 2 بجے کے قریب جا کر کہیں میری آنکھ کھلی لگی. مجھے صبح جاگا تو کھڑکی سے سفید پردوں میں سے دن کی روشنی چل کر کمرے میں آ رہی تھی. میں نے گھڑی دیکھی, 10:30 بجے تھے. میں جلدی سے باتھ روم گیا اور ابھی غسل کے بعد کپڑے ہی بدل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو دک سے رہ گیا. باہر میجر کرشن کھڑا تھا. گڈ مارننگ ڈاکٹر. میری جان میں جان آئی. وہ کمرے میں آ گیا. ڈاکٹر, ہم آج دوپہر بعد کلو جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ چلو گے؟ 1 ہفتے کا ٹرپ ہے, خوب سیر کریں گے. تمہیں کلو کی سرخ سیب کھلائیں گے. روزی بھی تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی ہے. میں ان کے ساتھ بلا کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے واپس پٹھان کوٹ جانا ہے جہاں میرے مریض میرا انتظار کر رہے ہیں. اور ہاں میجر, اگر کبھی پٹھان کوٹ آؤ تو میرے ہاتھ ٹیرنا مجھے خوشی ہوگی. میجر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا, او نو بھگوان, مجھے پٹھان کوٹ کو نہ لے جائے. ڈاکٹر, مجھے وہاں کا پانی سوٹ نہیں کرتا. ہاں تمہارا جالندھر آنا ہو تو چھاؤنی میرے پاس ضرور آنا. پھر اس نے مجھے اپنا ملاقاتی کارڈ دکھایا.
जिस पर जालिंदर चावनी में इसका घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने कार्ड रख लिया। इसने जाते हुए कहा, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब में कहा कि मुझे डलहौजी में कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है, अगर जल्दी वापस आ गया तो लंच में शामिल हो जाऊंगा, मेरा इंतज़ार न किया जाए। मेजर ने कहकहा लगा कर कहा, वो तो हम ज़रूर करेंगे डॉक्टर। मैंने अपने इत्मीनान के लिए पूछा, किया इस शनाख्त कार्ड मिल गया? नहीं मिल सका डॉक्टर, वैसे मैंने इस अपनी यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है, नो प्रॉब्लम, मियाँ बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी भिजवा दिया है, जुर्माना भी तो पड़ जाएगा। मेजर ओ टारगेटेड ओके डॉक्टर, कोशिश करना कि लंच पर पहुंच जाओ। आई विल ट्राई मेजर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो मेजर लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ चला गया। इसके जाते ही मैंने खुसकने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे 15-20 मिनट लग गए। जब मैं ब्रीफकेस उठाए सीढ़ियों की तरफ चला तो सामने से मुझे मेजर क्रिश्चियन 30 कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। इसने दूर ही से पुकार कर कहा, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी चलिए, रोज़ी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गए। इसकी ईसाई दोस्त रोज़ी बिस्तर पर कंबल उड़े पड़ी थी। इसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। मैं डॉक्टर नहीं था, मगर वो लोग मुझे MBBS डॉक्टर समझते थे और मुझे जाहिर भी यही करना था। मैंने रोज़ी की नब्ज़ देखी, नब्ज़ ठीक चल रही थी। मेजर ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले थे वो बिल्कुल बली चंगी थी। बस 10 मिनट हुए कि क़े आनी शुरू हो गई। मैंने रोज़ी से पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। इसने नकाहत से कहा, जी मतला रहा है। सूरी मेरे पास दवाइयाँ नहीं है। मैंने कहा, यहाँ डलहौजी में मेरा एक डॉक्टर वाकिफ़ है, इसको भिजवा देता हूँ। डॉक्टर कोई नुस्खा लिख दूंगा, मैं अभी बाजार से मंगवा लेता हूँ। मेजर ने कहा, मैं क्या दवाई लिखता, क्या नुस्खा लिखता, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, मेजर मैं बाजार की दवाई देना पसंद नहीं करूँगा, जिस डॉक्टर को मैं भिजवाऊँगा वो खुद ही ट्रीटमेंट देगा। मेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, मामला सीरियस तो नहीं है डॉक्टर? मेरा मतलब है अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं उसे वापस भिजवा देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। मैदा ख़राब हो गया, ओके मैं जाकर डॉक्टर को फ़ौरन भिजवाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैंने चाबी काउंटर पर दी और अपना हिसाब भी साफ नहीं किया, इसमें ख़तरा था। मैं मेजर को ये नहीं बताना चाहता कि होटल छोड़कर जा रहा हूँ। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड पर आ गया। सीजन में यहाँ काफ़ी रश होता होगा, मगर सर्दियों के मौसम की वजह से बस स्टैंड तकरीबन वीरान पड़ा था। एक लंबी बस कोने में चीर के नीचे खड़ी थी, जिसमें से कुछ सवारियाँ मुंह सर लपेटे का बाहर झांक रही थी। मालूम हुआ कि यही बस आध घंटे बाद पठानकोट जाएगी। मैंने ये निस्फ घंटा चाय की एक दुकान में गुजार दिया। बस चलते चलते मजीद 15 मिनट ले लिए। आखिर बस रवाना हो गई। जितनी देर बस डलहौजी की सड़कों से गुजरती रही मैं परेशान ही रहा। 10 मिनट बाद बस एक गहरी वादी में पहाड़ की ढलान पर पठानकोट की तरफ दौड़ रही थी। पठानकोट पहुंचकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने अम्बाला छावनी के लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीद लिया। दोपहर 3 बजे पठानकोट की गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। यहाँ से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मील पकड़ना थी। मैं फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा कर खाया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मील के डब्बे प्लेटफार्म पर आकर लग गए तो मैं डब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियां पहले ही से बैठी थी। इनमें 2 सिख मुसाफिर भी थे जो शक्ल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझे से बातें करना शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं अम्बाला जा रहा हूँ। वहाँ क्या काम करते हैं आप? तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा, हाँ मैं जालिंदर का रहने वाला हूँ, कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया था, अब अम्बाला जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मील अमृतसर से निकलकर जालिंदर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अम्बाला पहुंची तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अम्बाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अम्बाला छावनी भारत में ज़बरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और ज़ाहिर है कि रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस और CID के आदमी ज़रूर मौजूद होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन ही में बैठा रहूँ और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाओ और दूसरे दिन अम्बाला लौट आओ। फिर ये सोचकर ट्रेन से उतर गया कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेजर कृष्ण किसी भी वक्त अपना इरादा बदल कर या अपने यून को ऑर्डर पर पठानकोट छावनी पहुंच सकता है। अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म काफ़ी कुशादा और बारौनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे।
और कुछ चढ़ भी रहे थे। इसी भीड़ में ब्रिकेस्ता में मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया। दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था। मैं इस पर दराज हो गया। फ्रंटियर मील कुछ देर ठहरने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सुनाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला और रेलवे का एक वर्दीपोश टिकट चीकर अंदर आया और बोला, श्रीमान जी गाड़ी तो निकल गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और ये जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हो। इसकी आवाज़ पर मैं हड़बड़ा कर उठा और बोला कि अब फ्रंटियर मेल निकल गई। ओ भगवान, इस नींद का बुरा हो। टिकट चिकर बोला, अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिले। कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली जा रहा था मैं। फिर ये हकीकत भूल गया था कि मेरी जीप में अमृतसर अंबाला तक का फर्स्ट क्लास टिकट है और वो दिल्ली जाने के लिए मैंने अंबाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के इम्कानात से बचाने के लिए नातजुर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि अगर टिकट चीकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो वो यही कहूँगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा इस वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चीकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आए तो बोले, यहाँ सर्दी बहुत है, हमारे आपस में आ जाए। वहाँ कोयलों की अंगीठी जला रखिए। शुक्रिया, मैं यही पड़ा रहूँगा। टिकट चीकर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा कि यहाँ से निकल चलूँ, बाकी रात स्टेशन के वहाँ किसी होटल में बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है। लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो, रात गुजारने के लिए आए हो। चुनांचे में वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने ये थी कि अगर वही टिकट चीकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अंबाले तक का टिकट देखकर ज़रूर कहेगा। मगर खुशकिस्मती से प्लेटफॉर्म की गेट पर कोई टिकट चीकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से बाहर निकल गया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थी जहां आदमी रात के बाद रोशनियां हो रही थी। इनमें होटल भी थे। एक होटल के बाहर उषा होटल का न्यू निशान लगा हुआ था। होटल के दुकान वाली के काउंटर पर एक हिंदू तलक लगाए कंबल लपेटे कुर्सी पर अकड़ू बैठा था। शायद वो ट्रेन के बच्चे कुछ मुसाफिरों के इंतज़ार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि इसके आसपास कोई आदमी नहीं है। उसे अपने नाम केदारनाथ सहगल बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखा और कहा कि मैं अमृतसर में खुदरे का कारोबार का एजेंट हूँ और कारोबार के सिलसिले में अंबाली आया हूँ। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आना था वो नहीं आया था। अब रात गुजर कर सुबह उस घर जाऊंगा। इतनी रात गए उसे बेआराम नहीं करना चाहता। वह ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से ज़रूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से जाहिर हुआ कि उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमईन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मीला सा लोहा पड़ा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और इन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया, भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आंख खुली। गुसलखाने में जाकर सख्त सर्दी में ताज़ा पानी से गुसल किया, शेव बनाए, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की ज़रूरत महसूस न हो। फिर से ब्रेकफास्ट उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफ़ी रौनक थी। धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे अंबाला क्लिनिक जाने को कहा। वहाँ मैं एक ख़ास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ मुझे आसानी से भारतीय फौजी अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थी जहाँ फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियाँ और सिलाई वर्दियाँ शोकेसों में नजर आ रही थी। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ कर रखी थी और एक फौजी अफसर के ऐसे अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशान के जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस तरह की वर्दी चाहिए? मैंने इसकी तरफ गर्दन घुमा कर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलर से तंग आ गया हूँ। कमबख्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। महाराज, हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी अफसर ने शिकायत नहीं की। इधर तशरीफ लाए। जब मैं उस दुकान से निकला तो भारतीय फौजी की ट्रक के राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण का मिलिट्री ID कार्ड था, मगर इस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चस्पा थी। अब मेरा दूसरा मरहला CID कार्ड पर अपनी तस्वीर चस्पा करना थी। अंबाला छावनी के बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोर से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि यहाँ मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चीख न कर ले। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। इतनी देर दुकान में ही बैठा अखबार पढ़ रहा था और गोश चश्म से बाहर बाजार में भी देख रहा था, जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले नहीं कर दी। तो
دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ. تب تک اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے. اور ہاں، آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ، والسلام.